हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, सीमर, राजा और रीटा। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। अब ये फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पर इन्होंने सभी एसेट्स, कैश या बैंक के बैलेंस को छोड़ करके जो भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकती थी, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी। आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपका एक डेटर है, 90,000 रुपए का एक डेटर था, जिसे आपने एज अ बैड डेट लेकर के राइट ऑफ कर दिया। आपने ये मान लिया कि इससे पैसा मिलेगा नहीं, और पूरा का पूरा खर्चा डाल के खत्म कर दिया। एक तरह से 90,000 की एसेट ये अब आपकी बुक्स में नहीं है, ये आप पूरा खर्चा मान करके, नुकसान मान करके खत्म कर चुके हो। अब लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन के टाइम पर सडनली वो आया और आपको 88,000 रुपए दे गया। तो ये तो वही बात हो गई, जो चीज आपके पास है नहीं और उसकी पेमेंट आपको मिल गई। एसेट है नहीं लेकिन उसकी रियलाइजेशन आपको हो गई। तो यहाँ पर जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर डेटर्स लिखे हुए हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है, उसमें से इसको माइनस मत करना, क्योंकि ये डेटर्स तो है ही नहीं। हमने डेटर्स ऑलरेडी ये खत्म कर दिए थे पिछले साल खर्चा डाल करके। तो ये गलती जो आप करने वाले थे डेटर्स में से माइनस करना, वो गलती नहीं करनी, फर्स्ट थिंग। अब ये एक तरह से आपकी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, जिसको बेच करके आपको पैसा मिला। तो ये 88,000 की एक तरह से लॉटरी लग गई, पैसा मिला। डिसोल्यूशन क्या है, एक तरह से आप फाइनलाइज कर रहे हो, बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो। उस टाइम पर आपको जो भी इनकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। जो खर्चा है, नुकसान है, पेमेंट है, उसे डेबिट साइड पे लिखोगे। तो ये एक तरह से आपको फायदा हुआ है, इनकम हुई है, एसेट रियलाइज हुई है, तो ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, सॉरी डेबिट करो 88,000 से। पैसा आ रहा है तो डेबिट ही होगा। बैंक या कैश दोनों में से कुछ भी करो, दोनों ही सही है। पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, चेक मिला है, कैश मिला है, तो दोनों में से कुछ भी लिखोगे, दोनों ही सही है। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास आया, एज ए इनकम है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके 1,21,000 के क्रेडिटर, जिनको आपको पेमेंट करनी थी। 1,21,000 वाले क्रेडिटर को आपका स्टॉक पसंद आ गया और उसने आपके स्टॉक को 71,000 रुपए में खरीद लिया। जरूरी नहीं है कि हम अपनी पेमेंट सिर्फ कैश में ही करेंगे, हम अपनी किसी एसेट के साथ भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी चीज के साथ भी एडजस्ट हो सकती है। एंड ऑफ द टाइम चल रहा है, तो क्रेडिटर को अगर आपका स्टॉक पसंद आ गया, उसने 71,000 रुपए में अगर वो स्टॉक खरीद लिया, तो एक तरह से हमने उसको बेच दिया, वो हमें 71,000 रुपए देगा, देगा ना। तो उसने कहा देने के बजाय मेरे को जो तुम्हें 1,21,000 देने हैं, उसको उसके साथ सेटल कर दो, बाकी के अमाउंट मुझे पे कर दो। तो 50,000 रुपए जो बाकी है, हमने वो चेक से पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आप किस चीज को रिकॉर्ड करोगे, आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे जितनी आपने पेमेंट कैश में की है, चेक में की है, वही करोगे। अगर एक एसेट और एक लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो गई, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये जो स्टॉक है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखा है, डेबिट साइड पर। जिसकी सेल प्रोसीड्स को आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे कि ये स्टॉक है मेरा, इसको बेचेंगे तो जितना पैसा मिलेगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से क्रेडिटर, ये भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है, और जिसकी पेमेंट करोगे तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर। तो एक तरह से ये जो स्टॉक था आपका, वो आपने 71,000 में बेच दिया, और जो क्रेडिटर है उसको भी आपको पेमेंट करनी थी। तो मान लेते हैं 71,000 की आपने पेमेंट की, तो दोनों साइड ही तो आप सेम अमाउंट लिख रहे हो, तो इसको हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास क्रेडिटर की अमाउंट नहीं लिखी थी कि कितना क्लेम सेटल कर रहे हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट जितने में उसने खरीदी,
वही हम मान के चलेंगे कि उतने में ही उसका अमाउंट सेटल हो गया, चाहे वो कम ज्यादा है। हमें यहाँ पर स्टॉक का नहीं पता कि स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है। हो सकता है स्टॉक आपका 90,000 का है और उसने 71,000 में खरीदा, तो अमाउंट का डिफरेंस बुक वैल्यू और उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो आपको लॉस प्रॉफिट की चिंता नहीं करनी है। या क्रेडिटर आपके 1,21,000 के, उसने 90,000 का स्टॉक ले लिया 71,000 में, तो ये नहीं देखना कि 90,000 रुपए यहाँ पर एडजस्ट होने, नहीं, जितने में उसने इसको खरीदा, जितने में अमाउंट सेटल हो रही है उतने से एडजस्ट करोगे। बाकी बचा 50,000, उसकी पेमेंट अब हम दिखाएंगे। ये एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है, इसको हम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक जो है आपकी वो एसेट है जिसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाया। अगर बैंक का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 पेमेंट कर रहे हो, लाइबिलिटी है, डेबिट साइड दिखाओगे। और पैसा जा रहा है, दे रहे हो, चेक दे रहे हो, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ही आएगा। कैश लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से रीड करके करना है। चेक है तो बैंक अकाउंट ही क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है, एक पार्टनर है राजा, जिसने फर्म को लोन दिया है 18,000 का, और फर्म ने इसको फाइनली सेटलमेंट में 17,000 रुपए दिए। तो जो लाइबिलिटी आपकी 18,000 की थी उसको आपने सेटल कर दिया 17,000 में। कम पेमेंट कर रहे हो, 1,000 रुपए कम दे रहे हो, तो इसमें फर्म का फायदा है या नुकसान है? फायदा है। दूसरी बात यह है, जो राजा फर्म का पार्टनर है, उसने अगर फर्म को लोन दिया है तो क्या आपने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा? नहीं। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है या लेता है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, उसको हम अलग अकाउंट में दिखाते हैं। पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, एसेट्स को रियलाइज करके पेमेंट उनकी की जाती है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो हम पार्टनर्स के लोन की पेमेंट से करते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इसकी अगर हम पेमेंट कम पैसे से कर रहे हैं, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपका कवर नहीं है, ये एक लाइबिलिटी थी जो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया एक तरह से, 1,000 रुपए आपको कम पे करने पड़े, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई और उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ी कम, तो वो फायदा आप कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। अगर इसी को हमने 18 की जगह 19,000 पेमेंट की होती तो नुकसान 1,000 का हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते। डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म वाइंड अप हो रही है, एंड ऑफ द टाइम जो भी फायदा नुकसान है, अगर कोई इनकम हो रही है या कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपको देना पड़ रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखोगे। तो ये पेमेंट करते हुए एक लाइबिलिटी सेटल करने में जो आपको 18,000 देने थे, आपका कैश का बैलेंस जो 18,000 कम होना था, वो 1,000 रुपए कम जा रहा है, तो वो फायदा ही है ना। तो वो फायदा कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो राजाज लोन अकाउंट डेबिट करो 18,000, पेमेंट आपने कितनी की? बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट करो 17,000, और 1,000 रुपए का जो फायदा है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट है 53,000 की। 53,000 की इन्वेस्टमेंट में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर कौन है? फर्म की पार्टनर, उसने खरीद ली। कितने में खरीदी? 43,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 52,000 में खरीद ली। जरूरी तो नहीं ना हम आउटसाइड ही बेचेंगे तभी वो रियलाइजेशन है। अगर आपका कोई पार्टनर भी कोई एसेट को टेक ओवर करता है और उसकी पेमेंट आपको उससे लेनी है, तो वो एक तरह से आपने उसको बेचा है सामान, तो हम उससे पेमेंट लेंगे। वो एक तरह से आपने एसेट उसको बेच दी। तो 43,000 की इन्वेस्टमेंट अगर उसने 52,000 में खरीदी है, तो ये एक तरह से एसेट बेची। रियलाइजेशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। क्या सिमर ने आपको पेमेंट कर दी है? कुछ ऐसा लिखा है? नहीं। तो इसका मतलब हमें सिमर से पेमेंट लेनी है, तो सिमर पार्टनर है तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट कर। दूसरा, 53,000 में से 43,000 तो सिमर ने ले लिए। अभी यहाँ पर 10,000 की इन्वेस्टमेंट और बची है, जिसे कहा है कि हमने बेचा 12,000 रुपए में। तो टोटल रियलाइजेशन सेल प्रोसीड 53,000 की इन्वेस्टमेंट को बेच करके आपको 64,000 रुपए मिल रहे हैं। 11,000 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। 52,000 रुपए सिमर से लेने हैं, 12,000 हमने जो बेची उसमें हमको बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करो 64,000। इन्वेस्टमेंट हमने बेची 64,000 में, इतना पैसा आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, लेकिन अलग अलग दिखाओगे कि सिमर से हमें इतना लेना है और बैंक या कैश हमारा इतना है। एक ही मत लिख देना 64,000, एक ही मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आप सोच रहे होगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते, अब आपको समझ में आया। डेबिट साइड में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की लिखी है, 53,000, और क्रेडिट साइड पर उसकी सेल प्रोसीड्स आप लिख रहे हो 64,000। तो अपने आप बैलेंस हो करके आपका प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाता है। 11,000 का क्रेडिट बैलेंस आपका बढ़ गया। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। आपने अपनी एसेट्स को ज्यादा पैसे दे करके बेचा। अब इसके बाद है, आपको डिसोल्यूशन के टाइम पर खर्चा हुआ 19,000 का। अब ये जो फर्म है इसने पेमेंट भी कर दी, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर खर्चा, कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, कोई लेबर देना, ये सारा खर्चा फर्म के हिस्से का है। तो फर्म कहाँ डालेगी, जैसा कि मैंने अभी कहा, डिसोल्यूशन के टाइम पर जितना भी खर्चा होता है रियलाइजेशन अकाउंट पे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो 19,000। खर्चा है, पेमेंट कर दी है, तो बैंक या कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा, क्रेडिट करो 19,000 से। ये एंट्री भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, अब डिसोल्यूशन करने पर आपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखा, एसेट को बेच करके पैसा मिला, लाइबिलिटीज की पेमेंट की, इन सभी को करने पर डिसोल्यूशन पर रियलाइजेशन अकाउंट में आपका डेबिट या क्रेडिट साइड का टोटल कम या ज्यादा होगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और प्रॉफिट हुआ है 30,000। 30,000 के प्रॉफिट को अब आप किस में बांटोगे, तीनों पार्टनर्स में, किस रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। तो 30,000 का 2/5 मिलेगा सिमर को 12,000, राजा को मिलेंगे 12,000 और रीटा को मिलेंगे 6,000। प्रॉफिट है तो तीनों के अकाउंट क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। तो ये जितनी भी एंट्रीज थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जर्नल एंट्रीज। फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, सीखते रहो, बने रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।